गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका साइंस गुरुकुल नारायणपुर के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13। इस लेक्चर में हम बात करेंगे विलयन की सांद्रता इकाइयों की। बच्चों, जब रासायनिक अभिक्रियाएं करवाई जाती हैं, जब पदार्थों के बीच में रिएक्शंस होती हैं, तो क्या करते हैं हम पहले उन पदार्थों के विलयन बनाते हैं। किसी उचित विलायक में, जैसे जल के अंदर पदार्थ का बनाया जाता है विलयन, और विलयन बनाने के बाद फिर उनकी करवाई जाती है केमिकल रिएक्शन। जैसे जिस भी पदार्थ की हमें रिएक्शन करवानी है, मान लीजिए कोई पदार्थ ए है तो उसका विलयन बना लेंगे, फिर दूसरा पदार्थ बी है उसका विलयन बना लेंगे, और जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो इन दोनों विलयनों को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे किन्हीं दो पदार्थों के बीच, तो क्या बनाते हैं, उनके पहले विलयन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। विलयन हम खूब बनाते हैं, घर पे हमने विलयन बनाए हैं, बनाते हैं हम। जैसे पानी के अंदर हम नमक को घोलते हैं, विलयन बन जाता है। पानी के अंदर हम चीनी को घोल करके विलयन बनाते हैं। जैसे पानी के अंदर आप चीनी को घोलते हैं, चीनी को फिर ढंग से हिला करके घोलते हैं ताकि चीनी ऊपर नीचे से ढंग से घुल जाए और पानी जो है समान रूप से मीठा हो जाए। ठीक है, तो जब ऊपर नीचे से पानी समान रूप से मीठा हो जाता है तो वो बन जाता है समांगी विलयन। ठीक है, और विलयन की अगर परिभाषा बोले तो विलयन क्या है, समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या है, विलयन। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन। समांगी का मतलब समझ में आ गया ना। जब हम पानी में चीनी को घोलते हैं तो क्या करते हो, आप उसको हिलाते हो। क्यों हिलाते हो, पता है ना आपको, क्योंकि चीनी ढंग से मिल जाए, पानी समान रूप से मीठा हो जाए। और समान रूप से मीठा हो जाता है, इसका मतलब कैसा बन गया, वो समांगी मिश्रण बन गया। और जो समांगी मिश्रण है वही क्या है, विलयन होता है। ठीक है, अब विलयन में अगर दो अवयव हैं तो उसको बोलते हैं द्विअंगी विलयन। क्या कहते हैं उसको, द्विअंगी विलयन। अब द्विअंगी विलयन में जो दो अवयव हैं उनमें एक तो होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। ठीक, जैसे पानी के अंदर हमने चीनी को घोला, तो चीनी को किस में घोला, हमने पानी के अंदर घोला, तो पानी क्या है वहाँ पर, विलायक। चीनी क्या है वहाँ पर, विलय। ठीक है, तो जिसके अंदर घोला जाता है वो तो है विलायक, और जिसको घोला जाता है वो है विलय। ठीक है, विलय जो है ना उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। विलायक जो है उसकी मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। ये ध्यान रखना। ठीक है, विलय कम मात्रा में होगा, विलायक ज़्यादा मात्रा में होगा। अब हम एक विलयन की बात करते हैं, उसमें कौन विलय है और कौन विलायक है उसका पता लगाते हैं। जैसे एक विलयन बनाया गया है जल का और सल्फ्यूरिक एसिड का। इसमें जल भी है और सल्फ्यूरिक एसिड भी है। मान लेते हैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है 98 ग्राम, और उसके अंदर जल उपस्थित है H2O, वो है 54 ग्राम। अब इसमें कौन विलायक है और कौन विलय है, जल और सल्फ्यूरिक एसिड में से कौन विलायक होगा, कौन होगा, ज़्यादा किसकी मात्रा है, सल्फ्यूरिक एसिड की, कम कौन है, जल। तो विलायक कौन होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड, और विलय कौन होना चाहिए, जल होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, यह जल तो क्या है, विलायक, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, विलय। क्यों, क्योंकि यहाँ जब विलय और विलायक की बात करेंगे तो हम उसकी मोल संख्या पता लगाएंगे, और मोल संख्या जिसकी ज़्यादा है वो विलायक होगा, मोल संख्या जिसकी कम है वो विलय होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड की मोल संख्या पता लगाएं और जल की मोल संख्या पता लगाएं। मोल संख्या पता लगाने का सूत्र क्या है, मोल संख्या पढ़ी है हमने, मोल संख्या बराबर होता है किसके,
विलय या पदार्थ का ग्राम द्रव्यमान में भाग देंगे उसके मोलर द्रव्यमान का या अणुभार का, तो आ जाएगी मोल संख्या। ये ध्यान रखेंगे आप, ग्राम में जो द्रव्यमान है उसमें मोलर द्रव्यमान का यानी अणुभार का क्या देंगे, भाग। अब जैसे हमें सल्फ्यूरिक एसिड की मोल संख्या पता लगानी है, हमें यहाँ पर H2SO4 के मोल पता लगाने हैं हमें यहाँ पर, तो कितने हो जाएंगे, इसका द्रव्यमान कितना है 98 अपॉन हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, अब H2SO4 का कितना हो जाएगा, 2 तो हाइड्रोजन हो गए, 1 सल्फर का मतलब 32, ऑक्सीजन कितने हैं 4, 1 का 16, 16 चौका 64, टोटल देखो कितना आएगा 32 और 2 34 और 64 98, 98 आ गया मोलर द्रव्यमान, 98 से 98 गया, कितना आया 1 मोल, यानी यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल हैं, 1 मोल है। अब जल के मोल पता लगाओ, H2O के मोल कितने हैं, H2O का द्रव्यमान कितना है 54, H2O का आणविक द्रव्यमान कितना है, हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 है, 16 और 2 18 हो गया ना, 18 से कितना 3 मोल। ठीक, अब पता लगा हमें H2O के कितने मोल हैं यहाँ पर 3 मोल, सल्फ्यूरिक एसिड कितने मोल हैं 1 मोल, किसके मोल ज़्यादा हैं, जल के, इसलिए विलायक कौन होगा, जल, विलय कौन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब हमें विलयन में कैसे पता लगे कि उसमें विलय कितना उपस्थित है और विलायक कितना उपस्थित है, इसका पता चलता है हमें विलयन की सांद्रता से। किससे पता चलता है, विलयन की सांद्रता से। सांद्रता से हमें पता चलता है कि विलायक का द्रव्यमान या आयतन कितना है और विलय का द्रव्यमान या आयतन कितना है। या हम कह सकते हैं सांद्रता को परिभाषित करें तो हम क्या कहेंगे, विलयन या विलायक के निश्चित आयतन में या निश्चित द्रव्यमान में उपस्थित विलय का आयतन या द्रव्यमान क्या है, उसे ही कहते हैं हम विलयन की सांद्रता। ठीक है, अब विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हम अनेक प्रकार की इकाइयों का उपयोग करते हैं। कौन कौन सी इकाइयाँ हैं, एक है द्रव्यमान प्रतिशत, एक है आयतन प्रतिशत, एक है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, एक है ppm पार्ट्स पर मिलियन, एक है मोल अंश या मोल भिन्न, नेक्स्ट है मोलरता मोलैरिटी, मोललता मोलैलिटी और नॉर्मलता या नॉर्मैलिटी। ठीक है, ये सभी क्या है, विलयन की सांद्रता इकाइयाँ। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज के जो लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, द्रव्यमान प्रतिशत की, आयतन प्रतिशत की, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की, ppm की और मोल अंश की। ठीक है, और मोलरता मोललता और नॉर्मलता की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तो आप इनको नोट करें। ठीक, द्रव्यमान प्रतिशत, इसको W/W से व्यक्त किया जाता है। W का मतलब है वेट। ठीक है, अब प्रतिशत का मतलब हम समझते हैं प्रत्येक 100 में। अगर विलयन का द्रव्यमान 100 है तो उसमें विलय के कितने भाग उपस्थित हैं,
विलयन का द्रव्यमान 100 है तो उसमें विलय के कितने भाग उपस्थित हैं उसे क्या कहेंगे हम, द्रव्यमान प्रतिशत। जैसे मान लीजिए ये है 20% W/W ग्लूकोज का विलयन है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 20% W/W, W/W का मतलब द्रव्यमान प्रतिशत से है, तो इसका मतलब ये हुआ कि विलयन अगर 100 है तो उसमें ग्लूकोज कितना है, 20 है। अगर विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है तो उसमें विलय का द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम है। समझ गए, ये इसका मतलब हुआ। अब द्रव्यमान प्रतिशत कैसे पता लगाते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत W/W बराबर विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ठीक है, विलय का भी द्रव्यमान विलयन का भी द्रव्यमान गुणा 100। अब यदि विलय का द्रव्यमान क्या मान लेते हैं हम, WB, B से विलय को माना हमने। अब विलयन का द्रव्यमान किसके बराबर होगा, विलयन किससे मिलकर के बनता है, विलयन बना होता है किस किस से मिलकर के, विलय प्लस विलायक। ठीक है, तो विलयन का द्रव्यमान बराबर होगा विलय का द्रव्यमान WB और विलायक का द्रव्यमान WA। तो विलयन का द्रव्यमान WB प्लस WA गुणा 100। इस तरह हम पता लगा लेंगे द्रव्यमान प्रतिशत को। क्लियर हो गई बात। अब द्रव्यमान प्रतिशत पता लगाएं हम। जैसे मान लीजिए 10 ग्राम शर्करा है को 90 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का पता लगाना हमें। विलय कितना है यहाँ पर 10 ग्राम, विलायक कितना है 90 ग्राम। 90 ग्राम जल के अंदर घोला गया है तो 90 ग्राम क्या है विलायक। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा, परसेंट W/W बराबर विलय 10 तो 10, विलायक कितना 90। अब यहाँ किसका लेना में, विलयन का। तो विलायक 90 प्लस विलय कितना है 10 गुणा 100। समझ में आ गई बात। 90 प्लस 10 कर देंगे तो विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 10/100 गुणा 100। 100 से 100 गया, क्या बचा 10% W/W। ये आ गया विलयन की सांद्रता, किसमें, द्रव्यमान प्रतिशत में। समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना। और देखते हैं एक न्यूमेरिकल हम। देखो 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल का 500 ml विलयन बनाया गया है। ठीक है, कितना विलयन है 500 ml और विलयन का घनत्व है कितना 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो इसका क्या पता लगाना है हमें, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या पता लगाएंगे हम, द्रव्यमान प्रतिशत W/W हमें ज्ञात करना है। ठीक, विलय कितना है 11 ग्राम, विलयन कितना है 500 ml। द्रव्यमान प्रतिशत परसेंट W/W कैसे पता लगाएंगे, विलय का द्रव्यमान 11 ग्राम अपॉन विलयन का द्रव्यमान। यहाँ विलयन का द्रव्यमान नहीं है, क्या है विलयन का आयतन 500 ml। चाहिए क्या हमें, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान पता लगाएंगे कैसे, क्या दिया गया है हमें, घनत्व। क्या घनत्व और आयतन से द्रव्यमान पता लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। कैसे,
हमें पता है घनत्व को d से व्यक्त करते हैं, घनत्व d बराबर होता है किसके, m/v के। m क्या है, द्रव्यमान, v क्या है, आयतन। अगर हमें m पता लगाना है, द्रव्यमान पता लगाना है, तो m बराबर हो जाएगा किसके, d × v। ठीक है, d कितना है, 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, और आयतन कितना है, 500 ml। समझ गए, तो ml से ml कट जाएगा, 1.1 × 500 तो कितना आ जाएगा, 550 ग्राम। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो हमें पता लग गया 550 ग्राम क्या है, विलयन का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान 11, विलयन का कितना आ गया, 550 गुणा किससे कर देंगे, 100 से। 0 से 0, 11 पंजे 55, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2% W/W। ये आ गया इस विलयन की सांद्रता, किसमें, द्रव्यमान प्रतिशत में। ठीक है, नोट करेंगे नोटबुक में साफ साफ। अब बात करेंगे हम आयतन प्रतिशत के। क्या होता है आयतन प्रतिशत? आयतन प्रतिशत को लिखेंगे हम किससे, V/V। V का मतलब आयतन, V फॉर वॉल्यूम। ठीक है, यहां आयतन की बात करेंगे, विलय का भी आयतन और विलयन का भी आयतन। और आयतन प्रतिशत का पता कैसे लगाएंगे, आयतन प्रतिशत बिल्कुल उसके जैसा ही है। वहाँ द्रव्यमान था तो हमने विलय का द्रव्यमान लिया था, विलयन का द्रव्यमान लिया था। यहाँ आयतन प्रतिशत है, इसका मतलब विलय का क्या लेंगे, आयतन, बटा विलयन का भी क्या लेंगे, आयतन, गुणा 100। ठीक, तो आयतन परसेंट V/V बराबर विलय का आयतन V मान लें, और विलयन का आयतन किसके बराबर होगा, विलय का आयतन प्लस विलय का आयतन गुणा 100। तो इस सूत्र का उपयोग करके हम पता लगा सकते हैं क्या, आयतन प्रतिशत। क्लियर। हम मान लीजिए हमारे पास 2% V/V मेथिल एल्कोहल का जलीय विलयन है। इससे क्या मतलब हुआ, 2% V/V मेथिल एल्कोहल का जलीय विलयन है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ V/V है, यानी विलय का आयतन 2 ml मेथिल एल्कोहल से कितना विलयन बनाया गया है, 100 ml विलयन बनाया गया है। विलयन 100 ml है तो उसमें मेथिल एल्कोहल कितना उपस्थित है, 2 ml 2 मिलीलीटर उपस्थित है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है ना, समझ गए ना बात को। इसी प्रकार एक होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यहाँ W/V से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। अब इससे हमें पता चला द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी विलय का तो क्या है द्रव्यमान और विलयन का क्या है आयतन। ठीक, अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/V परसेंट W/V को कैसे पता लगाएंगे हम, क्या लेंगे, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का क्या आयतन गुणा 100। समझ में आ गई बात, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुणा 100। तो क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, मान लीजिए 10% W/V NaCl का जलीय विलयन है। अब इससे क्या समझे आप,
10% W/V NaCl का जलीय विलयन है। इसका मतलब अगर NaCl 10 ग्राम है तो विलयन कितना है 100 ml। 100 ml विलयन में 10 ग्राम NaCl घोल दिया हमने, तो ये बन गया 10% W/V NaCl का जलीय विलयन। अब देखो एक न्यूमेरिकल करें, एक सवाल करें। मान लीजिए 2% W/V NaCl का 500 ml विलयन है। कितना है 500 ml। तो इसमें NaCl का द्रव्यमान पता लगाइए। ठीक है, 2% W/V NaCl का कितना विलयन है 500 ml विलयन है। तो इसमें NaCl का द्रव्यमान क्या होगा हमें ये पता लगाना है। W/V है विलय का द्रव्यमान, पता हमें लगाना है। विलयन का आयतन 500 ml है। हमारे पास फॉर्मूला है ये W/V % कितना दिया हुआ है 2%। विलय का द्रव्यमान मान लेते हैं क्या है WB। विलयन का आयतन कितना है 500 ml, गुणा क्या करेंगे हम 100 से। ठीक, 2 0 से 2 0। ठीक, WB बराबर किसके आ जाएगा 2 × 5 यानी 10 क्या ग्राम। ठीक, तो विलय का द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम। 10 ग्राम विलय है और विलयन कितना है 500 ml, तो उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा 2% हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बच्चों, तो ये तीनों समझ में आ गए आपको। कौन कौन, एक तो द्रव्यमान प्रतिशत, एक आयतन प्रतिशत, एक द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, इनको नोट करें रजिस्टर में समझ करके। अब बात करेंगे हम किसकी, पार्ट्स पर मिलियन, ppm क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन। ppm देखो पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब क्या है 10 की घात 6। 1 मिलियन का मतलब क्या है 10 की घात 6, और 10 की घात 6 का मतलब क्या होता है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। जैसे हमने बात की प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब 100 में से बात करते हैं, यह पर मिलियन की बात कर रहे हैं यानी 10 लाख में। अगर विलयन के 10 लाख भाग उपस्थित हैं तो उसमें विलय कितना उपस्थित है उसे ही कहेंगे हम क्या, पार्ट्स पर मिलियन। और इसको कैसे पता लगाएंगे हम, ppm बराबर विलय का द्रव्यमान, ठीक है, अपॉन विलयन का द्रव्यमान गुणा यहां क्या करेंगे 10 की घात 6। ठीक है, प्रतिशत में तो हम 100 से गुणा कर रहे थे, लेकिन पार्ट्स पर मिलियन की बात आएगी तो किससे गुणा करेंगे 10 की घात 6 से गुणा करेंगे। तो इस तरह हम पता लगा लेंगे पार्ट्स पर मिलियन का। मान लीजिए किसी विलयन की सांद्रता 2 ppm है। कितनी है 2 ppm। इसका मतलब क्या समझेंगे आप, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि विलयन कितना है 10 की घात 6, तो विलय कितना है उसमें 2। विलयन अगर 10 की घात 6 ग्राम है तो विलय कितना है उसमें 2 ग्राम। समझ में आ गई, ये हुआ इसका मतलब। यानी पार्ट्स पर मिलियन ppm का उपयोग करते हैं हम कब, जब विलायक तो हो ज़्यादा मात्रा में और विलय क्या हो बहुत कम मात्रा में। ऐसे विलयन को बोलते हैं तनु विलयन। जो अति तनु विलयन होते हैं जिसमें विलय बहुत कम होता है विलायक की तुलना में, उसकी सांद्रता को किस में व्यक्त करेंगे हम, ppm में व्यक्त करेंगे। जैसे वायुमंडल की वायु में प्रदूषकों की मात्रा, जैसे समुद्र के जल में ऑक्सीजन की मात्रा, इनको किस में व्यक्त किया जाता है ppm में व्यक्त किया जाता है। ठीक है,
अब इस का एक न्यूमेरिकल देखते हैं, हम सरल सवाल देखते हैं। मान लेते हैं क्या है सवाल कि 2 या हम मान लेते हैं 6 गुणा 10 की घात -3 ग्राम ऑक्सीजन, 6 गुणा 10 की घात -3 ग्राम ऑक्सीजन प्रति किलोग्राम जल में उपस्थित है। तो सांद्रता किसमें ज्ञात करो, ppm में पता लगाओ। ठीक है, समुद्री जल है, मान लीजिए ये समुद्र की बात कर रहे हैं हम। समुद्री जल में 6 गुणा 10 की घात -3 ग्राम ऑक्सीजन प्रति किलोग्राम उपस्थित है। तो ppm में क्या सांद्रता होगी, यानी यहाँ पर विलय ऑक्सीजन है और उसका द्रव्यमान है 6 गुणा 10 की घात -3 ग्राम, और विलायक कौन है, जल। अब ये ऑक्सीजन कितने जल में उपस्थित है, 1 किलोग्राम में, प्रति किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम में उपस्थित है। इसका मतलब विलय तो क्या हुआ यहाँ पर, विलय तो क्या हुआ 6 गुणा 10 की घात -3 ग्राम। अब ppm पता लगाने का सूत्र क्या है, विलय का द्रव्यमान जो ये हो गया, विलयन का द्रव्यमान, विलयन कितना है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम गुणा 10 की घात 6। समझ गए। तो इसको हल करें हम तो 10 की घात 3 तो ये हो गई, ठीक है, और 10 की घात 6 तो यहाँ क्या बच जाएगी 10 की घात 3। ठीक है, अब 10 की घात 3 प्लस किए, 10 की घात 3 माइनस किए तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गई 6। तो क्या आ गई सांद्रता 6 ppm। क्लियर हो गई बात। बिल्कुल सरल सवाल है, बिल्कुल ही सरल है। ध्यान से अगर आप देखेंगे वीडियो को, ध्यान से समझेंगे तो बहुत सरल चीज़ें हैं ये। ठीक है बच्चों, नोट करो अपने नोटबुक में। मोल अंश या मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन क्या है, नाम से पता चल रहा है मोल अंश, यानी विलयन में टोटल जो मोल उपस्थित हैं उसमें किसी पदार्थ के मोलों का जो अंश है उसे क्या कहेंगे, मोल अंश। ठीक है, मोल अंश क्या होता है, विलयन में उपस्थित किसी भी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का क्या है, अनुपात होता है। मान लीजिए विलयन में 2 अवयव हैं, एक अवयव है A, एक अवयव है B। A की मोल संख्या मान लेते हैं क्या है Na, और B की मोल संख्या मान लेते क्या है Nb है। ठीक है, B की तो Nb है और A की Na है। अब हमें पता लगाना है A का मोल अंश। तो A का मोल अंश कैसे पता लगाएंगे हम, A का मोल अंश क्या हो जाएगा, जिसका भी मोल अंश पता लगाएंगे उसके मोलों की संख्या, जैसे A के मोलों की संख्या Na है, में कुल मोलों की संख्या, विलयन में 2 अवयव हैं, दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ देंगे तो विलयन में कुल मोल क्या हो जाएंगे Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। तो A का मोल अंश बराबर हो जाएगा A के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। इसी तरह B का मोल अंश क्या हो जाएगा, B के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। B का मोल अंश पता लगाना है तो B के मोलों की संख्या में कुल मोलों की संख्या का भाग दे देंगे। जिस भी अवयव का मोल अंश पता लगाना है उसके मोलों की संख्या में कुल मोलों की संख्या का भाग देंगे तो पता लग जाएगा हमें मोल अंश का। और मोल अंश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल अंश को इस लेटर से प्रेजेंट करते हैं। ये ग्रीक लेटर है, इससे प्रेजेंट करते हैं जो हमारी अंग्रेजी के x के जैसा है। ठीक है, तो इससे व्यक्त करेंगे हम किसको, मोल अंश को, मोल फ्रैक्शन को। ठीक है,
ये ध्यान रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं क्या कि दो अवयव हैं ए और बी। ए के मोल अंश मान लेते हैं, ए की मोल संख्या मान लेते हैं। ए की मोल संख्या तो है 1 और बी की मोल संख्या कितनी है 3। ठीक है, दो अवयव हैं ए और बी। ए की मोल संख्या कितनी है 1, बी की मोल संख्या है 3। तो मोल अंश पता लगाओ, ए का मोल अंश क्या है और बी का मोल अंश क्या है, लगा देंगे। मोल अंश पता लगाने का सूत्र हमें पता है क्या, मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। तो हमें ए का मोल अंश पता लगाना है, तो ए का मोल अंश, जिसको हम इस तरह लिख देंगे, बराबर ए की मोल संख्या। ए की मोल संख्या कितनी है 1, कुल मोल संख्या, कुल मोल संख्या कितनी हो जाएगी 1 + 3 कितने हो गए 4। तो ए का मोल अंश आ जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब क्या होगा 0.25। इसी तरह बी का मोल अंश, बी का मोल अंश क्या आ जाएगा, बी की मोल संख्या क्या है 3, कुल मोल संख्या क्या है 3 और 1 4, बराबर कितनी आ जाएगी 3/4 का मतलब 0.75। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखो इन दोनों के मोल अंशों का योग करके देखो कितना आ रहा है, 0.25 और 0.75, 0.25 और 0.75, दोनों का योग कितना आएगा 1.00, आएगा, हमेशा ही 1 आएगा, ये ध्यान रखना। विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का योग सदैव 1 आएगा, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर इन दोनों के मोल अंशों का योग 1 आ रहा है, तो कभी भी आप विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों को जोड़ेंगे ना, तो उनका योग हमेशा 1 आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का योग सदैव 1 आता है। विलयन में 2 अवयव हैं तो दोनों के मोल अंशों का योग 1 आएगा, 3 अवयव हैं तो तीनों के मोल अंशों का योग 1 आएगा, 4 हैं तो चारों के मोल अंशों का योग 1 ही आएगा। कितने भी अवयव हैं विलयन में, उन सभी के मोल अंशों का योग सदैव 1 आता है, इसको नोट करेंगे। ठीक, क्लियर हो गई बात। मोल अंश क्या होता है और मोल अंश कैसे पता लगाया जाता है किसी भी अवयव का। ठीक है, नोट करो। फिर इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं हम। मोल अंश का न्यूमेरिकल देखें, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो 64 ग्राम CH3OH मेथिल एल्कोहल व 108 ग्राम जल H2O का विलयन है। इसमें इनके मोल अंश पता लगाओ। ठीक है, कौन कौन है इसमें, मेथिल एल्कोहल है और कौन है, जल है। इनके मोल अंश क्या ज्ञात करेंगे, पहले कैसे पता लगाएंगे। 2 अवयव हो गए, एक तो हो गया CH3OH और CH3OH कितना है 64 ग्राम, एक हो गया H2O, वो कितना है 108 ग्राम। ठीक है, अब देखो मोल अंश पता लगाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इनकी मोल संख्या। तो CH3OH की मोल संख्या पता लगाएं, तो CH3OH की मोल संख्या पता लगाने का सूत्र क्या है, ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। तो CH3OH की ग्राम में मात्रा कितनी है 64, अणुभार इसका पता लगा लेंगे। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ठीक, कार्बन कितने हैं 1, तो कितना हो गया 12,
हाइड्रोजन कितने, 3 और 1 4, तो ये 4 हो गया। ऑक्सीजन का कितना है, 16, एक ही ऑक्सीजन है, तो 16 और 4 20, और 20 और 12 कितने हो गए, 32, यानी मेथिल एल्कोहल का आणविक द्रव्यमान 32, यानी 32 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 32 दूनी 64, 2 मोल आ गए। ठीक है, अब H2O की मोल संख्या कितनी है, H2O कितना ग्राम है, 108 ग्राम। H2O का आणविक द्रव्यमान H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 और 16 18, 18 का भाग दो 108 में, 18 छिकी 108, कितने मोल आए, 6 मोल। समझ में आ गई बात। तो मेथिल एल्कोहल के तो मोल कितने हो गए, मेथिल एल्कोहल कितने मोल हैं, 2, जल के कितने मोल हैं, 6, टोटल मोल कितने हो गए, 2 और 6 8, कुल मोल संख्या कितनी हो गई, 8। ठीक, समझ में आ गई बात। तो हमें क्या पता लगाना है, मोल अंश। तो CH3OH का मोल अंश, CH3OH का मोल अंश क्या हो जाएगा, CH3OH की मोल संख्या कितनी है, 2, कुल मोल संख्या कितनी है, 2 और 6 8, यानी कितनी हो गई, 1/4, 1/4 का मतलब कितनी है, 0.25। ठीक है, इसी प्रकार जल का मोल अंश कितना हो जाएगा, जल के कितने मोल हैं, 6, कुल मोल कितने हैं, 2 और 6 8, कितने आ गए, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 3/4, यानी 0.75, ये आ गई मोल अंश। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह मोल अंश पता लगाएंगे। अगर ग्राम में मात्रा दी हुई है तो पहले हम पता लगाएंगे उनकी मोल संख्या, और मोल संख्या का उपयोग करके पता लगाएंगे फिर उनका हम मोल अंश। ठीक है, इस तरह हम किसी का भी मोल अंश पता लगा सकते हैं ना आसानी से। क्लियर, समझ में आ गया मोल अंश। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात की किसकी, द्रव्यमान प्रतिशत की, आयतन प्रतिशत की, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की, फिर बात की हमने पार्ट्स पर मिलियन की, और लास्ट में बात की हमने किसकी, मोल अंश की। ये सभी टॉपिक जो आज हमने पढ़े हैं इम्पोर्टेंट है और सरल है, और आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ये सब कुछ आपको समझ में आएगा, बहुत सरल भी लगेगा। ठीक है, और जिसने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, और लगातार देखते रहें और पढ़ते रहें। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मोलरता की। ठीक है बच्चों।